1902 में दो साइंटिस्ट आर्चीबाल्ड गैरेट और विलियम बेटसन ने ऑब्जर्व किया कि कुछ डिजीजेस खास फैमिलीज में ही पाई जा रही थीं। उन फैमिलीज की डिटेल एनालिसिस से बात वाजिया हुई कि वो डिजीजेस जेनेटिक डिजीजेस थी जो कि सिंपल रिसेसिव अलील्स की वजह से जाहिर हो रही थी। चूंकि उस वक्त तक मेंडल का काम रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट किया जा चुका था, लिहाजा उन डिजीजेस को भी मेंडेलियन ट्रेट्स कहा गया, जो कि हेरिडिटी मटेरियल यानी डीएनए में कोई ना कोई खराबी की वजह से जाहिर हो रही थी। मिसाल के तौर पर अल्कैप्टोनूरिया। अल्कैप्टोनूरिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें पेशेंट का यूरिन हवा के साथ कांटेक्ट में आने पर ब्लैक हो जाता है, जबकि नॉर्मल पर्सन का यूरिन हवा के साथ कांटेक्ट में आने पर कभी ब्लैक नहीं होता। केमिकल एनालिसिस से बात वाजिया हुई कि अल्कैप्टोनूरियन पेशेंट के अंदर यूरिन में होमोजेंटेसिक एसिड पाया जाता है, जो कि हवा के साथ कांटेक्ट में आने पर ब्लैक हो जाता है, जबकि नॉर्मल पर्सन के यूरिन में होमोजेंटेसिक एसिड को एक एंजाइम की मदद से पहले ही ब्रेक कर दिया जाता है, जबकि यही एंजाइम अल्कैप्टोनूरियन पेशेंट के अंदर सिरे से मौजूद ही नहीं होता। आर्चीबाल्ड गैरेट ने अपनी समझबूझ के मुताबिक यह कहा कि एंजाइम के ना होने की वजह कहीं ना कहीं डीएनए पर जरूर मौजूद है। उसने कहा कि डीएनए में कोई ना कोई खराबी है जिसकी वजह से एंजाइम नहीं बन पाया। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या एंजाइम के ना बनने की वजह वाकई डीएनए पर मौजूद थी? क्या खराब डीएनए एंजाइम नहीं बना सकता? इस सवाल का जवाब किसने, कब और कैसे दिया, यह हम आज जानेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। सो वेलकम टू जियोलॉजी। दिस इज जिशान सरवर, स्कॉलर ऑफ बायोलॉजी। आर्चीबाल्ड गैरेट ने यह बात तो बता दी कि एंजाइम के ना होने की वजह कहीं ना कहीं डीएनए पर जरूर मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से वो इसको कभी भी साबित नहीं कर पाया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में मौजूद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो साइंटिस्ट जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टोटम ने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसका सिंपल सा प्रिंसिपल यह था कि डीएनए को आर्टिफिशियली डिफेक्टेड बना दिया जाए, यानी डीएनए को मसनूई तरीके से खराब कर दिया जाए, उसमें तब्दीली पैदा की जाए और फिर उसके फंक्शंस को मॉनिटर किया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने एक फंजाई न्यूरोस्पोरा क्रैसा का इंतखाब किया। न्यूरोस्पोरा क्रैसा, जिसे पिंक ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, इसलिए अहमियत की हामिल थी कि इसकी हैप्लॉइड लाइफ साइकिल सिंपल रिसेसिव अलील्स को भी इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करने में मददगार साबित होती है। लिहाजा उन्होंने न्यूरोस्पोरा क्रैसा को दो तरह के मीडियम में ग्रो करवाया, एक मिनिमल मीडियम जबकि दूसरा कंप्लीट मीडियम। मिनिमल मीडियम की कंपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी केमिकल्स ही शामिल होते हैं। यह मिनिमल मीडियम सिर्फ और सिर्फ हेल्दी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने की सलाहियत रखता है, जबकि दूसरे हाथ कंप्लीट मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें नेसेसरी केमिकल्स के साथ साथ एडिशनल केमिकल सब्सटेंसेस भी डाले जाते हैं। इसीलिए यह कंप्लीट मीडियम एक सप्लीमेंट्री मीडियम कहलाता है और यही मीडियम डिफेक्टेड ऑर्गेनिज्म को भी ग्रो करवाने की सलाहियत रखता है। यानी इस मीडियम में ऐसी सलाहियत होती है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने केमिकल्स खुद नहीं पैदा कर पाते,
वो इस मीडियम में मौजूद केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। लिहाजा उन्होंने किया क्या, उन्होंने नेचुरली अकरिंग न्यूरोस्पोरा को मिनिमल मीडिया में ग्रो करवा दिया। मिनिमल मीडिया में ग्रो करवाने के बाद उनके स्पोर्स को लिया गया और उनके स्पोर्स पर रेडिएशंस फॉल करवा दी, ताकि यहां पर यानी इन स्पोर्स में मौजूद डीएनए को डिफेक्टेड कर दिया जाए, इसके डीएनए में तब्दीलियां पैदा कर दी जाए और फिर इन डिफेक्टेड डीएनए वाले स्पोर्स को कंप्लीट मीडियम पर ग्रो करवाया गया, जो कि ग्रो कर गई और ग्रो करने के बाद उनकी जो प्रोजेनी आई उनके स्पोर्स को लिया गया और उनके स्पोर्स को फिर मिनिमल मीडियम में डाल दिया गया और देखा यह गया कि कौन सा केमिकल न्यूरोस्पोरा की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। इस मकसद के लिए उन्होंने एक कन्वेंशनल अप्रोच अपनाई। जिस तरह एक ताले को खोलने के लिए ढेरों चाबियों में से एक सही चाबी का इंतखाब के लिए आपको सारी चाबियां ट्राई करना पड़ती हैं, इसी तरह बेशुमार केमिकल्स में से सही केमिकल के इंतखाब के लिए सारे के सारे केमिकल्स को इस्तेमाल में लाया गया। दोनों साइंटिस्ट ने किया ये कि मिनिमल मीडियम में एक एक केमिकल डाल दिया और डिफेक्टेड स्पोर्स को वहां पर ग्रो करवाने की इजाजत दी गई। लेकिन डिफेक्टेड स्पोर्स सिर्फ और सिर्फ उसी वेसल में ग्रो किए जहां पर आर्जिनिन मौजूद था। इस एक्सपेरिमेंट से यह बात वाजिया हो गई कि आर्जिनिन ही वो केमिकल था जो कि न्यूरोस्पोरा क्रैसा नहीं बना पा रही थी, जिसकी वजह डीएनए में थी, जो कि हमने पहले ही एक्सरे फॉल करवाकर उस डीएनए को खराब कर दिया था। यानी डिफेक्टेड डीएनए आर्जिनिन नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से न्यूरोस्पोरा क्रैसा नहीं ग्रो कर पा रही थी। अब ये वही कंडीशन थी जो कि आर्चीबाल्ड गैरेट के अल्काप्टोनूरियल पेशेंट में थी। वहां पर भी डीएनए एंजाइम नहीं बना पा रहा था, यहां पर भी डिफेक्टेड डीएनए आर्जिनिन नहीं बना पा रहा था। लिहाजा अब जानना यह था कि डीएनए आर्जिनिन बनाता कैसे है। इसके लिए दोनों साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च का दायराकार बढ़ाते हुए पाया कि आर्जिनिन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए से बनती है, जिसमें एक केमिकल दूसरे, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे और चौथा फिर आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। यानी कि सबसे पहले ग्लूटामेट ऑर्निथीन में, ऑर्निथीन सिट्रोलिन में, सिट्रोलिन आर्जिनोसक्सिनेट में और आर्जिनोसक्सिनेट बिल आखिर आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। इस बायोकेमिकल स्टेप को देखा यह गया कि यह बायोकेमिकल स्टेप एंजाइम्स कंट्रोल्ड रिएक्शन है। उन्होंने पाया कि इस आर्जिनिन को बनाने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पेश आती है। यानी ग्लूटामेट को ऑर्निथीन में कन्वर्ट करने के लिए पहला एंजाइम, फिर ऑर्निथीन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करने के लिए दूसरा, फिर सिट्रोलिन को आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट करने के लिए तीसरा और बिल आखिर आर्जिनोसक्सिनेट को आर्जिनिन में कन्वर्ट करने के लिए चौथा और आखिरी एंजाइम चाहिए। अब जानना यह था कि ये एंजाइम खुद कैसे बनते हैं। इस बात के लिए उन्होंने पाया कि डीएनए पर खास किस्म की जगह होती हैं जो कि एंजाइम्स बनाने में अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। उन खास जगहों को इन दोनों साइंटिस्ट ने जीन के नाम से पुकारा। उन्होंने कहा कि डीएनए पर खास सीक्वेंस मौजूद होते हैं जिन्हें जीन्स कहा जाता है और यही जीन्स एंजाइम्स बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं जीन्स के पास ताकत होती है कि वो एंजाइम्स बनाएं और फिर एंजाइम आगे मेटाबॉलिक पाथवे कंप्लीट करते हैं। लिहाजा अब उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए बता दिया कि जीन्स ही एंजाइम्स बनाते हैं। चूंकि यहां पर एक जीन एक एंजाइम बना रहा है, यानी 4 जीन्स मिलकर 4 एंजाइम बना रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी
उन्होंने कहा वन जीन वन एंजाइम, जिसको बाद में हिस्ट्री में वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस से जाना गया। उन्होंने यह बात वाज़ेह कर दी कि डीएनए ही एंजाइम्स बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि आज से कई साल पहले आर्चीबाल्ड गैरेट ने कही थी। इस कंट्रीब्यूशन पर इन दोनों साइंटिस्ट को 1958 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने यह बात कही कि एक जीन एक एंजाइम तो बनाता है, लेकिन एक जीन सारी की सारी प्रोटीन्स बनाता है। चूंकि सारी की सारी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होती, इसीलिए उन्होंने इस हाइपोथेसिस में एक छोटी सी तब्दीली कर दी। उन्होंने वन जीन वन एंजाइम कहने की बजाय इसे टेक्निकली वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड का नाम दिया गया, जो कि आज भी हिस्ट्री में वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड से जाना जाता है। यहां पर बात वाज़ेह करना लाजिम है कि आर्चीबाल्ड गैरेट ही वो साइंटिस्ट था जिसने कहा कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। लेकिन अभी तक लफ्ज जीन या इससे रिलेटेड कोई भी लफ्ज रखा नहीं गया था। जीन्स या इससे रिलेटेड लफ्ज 1905 में सबसे पहले विलियम बेटसन ने कॉइन किया। विलियम बेटसन ने लफ्ज जेनेटिक्स कॉइन किया। इसके 4 साल बाद एक साइंटिस्ट विल्हेम जोहानसन ने लफ्ज जेनेटिक को ड्राइव किया जीन में, यानी लफ्ज जीन रखा जेनेटिक से, जिसे कहा कि जीन्स ही तमाम के तमाम कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब जीन्स प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं, यह हम जानेंगे अपने कल के वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर टुडे।